नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 चैप्टर। ये 9 जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन कौन सी चीजों को हमको पढ़ना है ये ध्यान रखना है। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके पहले वाला और हमने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं जो पहला चैप्टर है, उसके दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, ये 3 चैप्टर ये पहला यूनिट का है। दूसरा यूनिट में चौथा, पांचवा, छठवा ये तीनों आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे। तो ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गए, 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। तीसरा जो यूनिट है 7, 8 और यही आपका 9 है, राइट ना। तो मैंने पहला और दूसरा यूनिट जिसमें 6 चैप्टर आते हैं उनको पहले मैंने कवर किया। इसके बाद मैंने जो लास्ट वाला हमारा चैप्टर है, चौथा जो यूनिट है, मतलब 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर, ठीक। चौथा हमारे पास यूनिट जो 10वां और 11वां चैप्टर है उनको मैंने कवर कर दिया। तो 3 हमारे पास यूनिट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा ये यूनिट है, लास्ट वाला जो यूनिट हम लोग इनको लेके चल रहे हैं, यूनिट हमारा तीसरा। तीसरा जो यूनिट है इसको मैं लास्ट में आपको वीडियो दे रहा हूँ। मतलब 7 चैप्टर, 8 और 9। तो ये जो 9 चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो ठोस होते हैं। ठोस में एक तरह से हमारे पास क्रिस्टल जो होगा उसमें दोष पाया जाता है। क्रिस्टल किसको कहेंगे, जिसमें हम लोग पढ़े हैं और ऑलरेडी आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि साटकी टूटी क्या होते हैं, फ्रेंकल टूटी क्या होते हैं। वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें कुछ और मेथड भी है जिसमें ब्रेक्स लॉ पढ़ेंगे, ब्रेक्स इक्वेशन पढ़ेंगे और पाउडर मेथड भी पढ़ेंगे। यही सब इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है 3 4 टॉपिक हम निकाल के कवर कर लेंगे। जो हमारा तीसरा जो यूनिट है, केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर है बीएससी वाले लोग के लिए। तो ये जो हमारा तीसरा जो यूनिट है, चैप्टर आपका 7, 8, 9, इससे मैं कम आपको प्रश्न निकाल के दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपको पूछे नहीं जाएंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को कवर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना बच्चों, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें। चलिए देखते हैं ठोस अवस्था क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री होते हैं क्या होते हैं, उनको समझते हैं। ठोस अवस्था की जो नेचर होती है, प्रकृति क्या होती है, पहले समझते हैं। ठोस क्या होते हैं। इसके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर। इसमें दीर्घ परास होते हैं। दीर्घ परास मतलब इनका जो रेंज होगा, ये छोटे छोटे अणु, बहुत सारे अणु आपस में क्या होते हैं, जुड़े होंगे। इस तरीके से आपस में क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे बहुत सारे अणु, ठीक है। और एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। दूसरा, द्रव जो होगा, अणु एक दूसरे के नजदीक होंगे, अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होंगे और बल से बेतरतीब, मतलब रेंडम तरीके से। और इसमें दीर्घ क्रम उपस्थित नहीं होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अणु क्या होते हैं, थोड़े थोड़े क्या होंगे, जो ठोस के कंपैरिजन में थोड़े से दूर में रहेंगे। नजदीक तो रहेंगे लेकिन अपेक्षाकृत दूर में रहेंगे, किसके, ठोस के कंपैरिजन में। गैस है, इसके अणु एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं और स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं। इसमें कोई भी क्रम नहीं होता है, ठीक। अब इतना बात आपको समझ में आ गया होगा और ये हमारे एग्जाम में पूछे तो नहीं जाएंगे। इतना जो बात किया गया है, इसके पहले वाला और लेक्चर में मैंने यही बात आपको समझाया है, तो वहीं से कवर हो जाएगा। चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर ठोस के प्रकार हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ठोस के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुख्य रूप से जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। एक तो क्रिस्टलीय और एक होते हैं अक्रिस्टलीय। ये दोनों में हमको अंतर को पढ़ना जरूरी है। पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकार होता है, लेकिन इनका तो नहीं होता है। इनका गलनांक सुस्पष्ट होते हैं लेकिन इनका नहीं होता है। अक्रिस्टलीय का, इनमें दृढ़ता पाए जाते हैं लेकिन इनमें इस तरह के कोई गुण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 4 को पढ़ लेंगे। चलिए और देखते हैं क्रिस्टल विज्ञान के नियम क्या होते हैं। ये मत पढ़िए बच्चों, समय नहीं है इतना। पेपर बहुत ही पास है, आपका एग्जाम एकदम पास है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, कई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी आ चुका है शायद तक,
जो आपका दुर्ग यूनिवर्सिटी है उनका रिजल्ट आ चुका है, और रविशंकर विश्वविद्यालय का भी शायद रिजल्ट मैं सुना हूं तो आ चुका है। लेकिन बच्चों, शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी का अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। तो पेपर कितना दिन बचा है? मुश्किल से 1.5 से 2 महीना बचा है। इतने कम समय में तैयारी आप कैसे करेंगे? तो आपके लिए काफी एक टास्क है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ बच्चों, इनको अच्छे से करिए। इनको हमको नहीं पढ़ना है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ। हमको सीधा पढ़ना है बच्चों, ब्रेक लॉ पढ़ना है। चलिए मैं सीधा लेके चलता हूँ ब्रेक लॉ पर, जहां पर हमारा मेन टॉपिक है। उन्हीं को हमको कवर करना है। जो टॉपिक काम का नहीं है उनको बिल्कुल भी हमको कवर नहीं करना है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्द ही निकालने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, ये है, देखिए, सबसे पहले हम एक बात समझते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या चीज होते हैं। एक्सरे जो विवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सरे किरण। एक्सरे किरण जो होते हैं, विवर्तन क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना के अध्ययन की एक अत्यंत उपयोगी तकनीक है। अर्थात अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हमको ज्ञात करना हो, तो बच्चों इनका उपयोग हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये नॉलेज के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। और जो हमारा टॉपिक है मेन, वहां पर हम जाएंगे। एक्सरे जो ब्रेक्स लॉ होते हैं ना, वहां पर हम जाएंगे। पहले हम एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। थ्योरी का पार्ट है बोर्ड में लिखना, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं समझा। मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल को थोड़ा रोटेट करके देख सकते हैं। क्वालिटी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं कम टाइम में अगर आपको ज्यादा कवर करना है तो। जो रेडिएशन होते हैं इनका विवर्तन जिस तरीके से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विवर्तन ग्रेडिंग कहते हैं, ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जो किरण या जो तरंग है उनका वेवलेंथ है, विवर्तन ग्रेडिंग के तुल्य हो। क्रिस्टलों की अंतर परमाणु दूरी एक एंगस्ट्रॉम से कितना होना चाहिए? एक एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, अर्थात 10⁻⁸ सेंटीमीटर होना चाहिए। कोटि का होना चाहिए। ये इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमको इसको ज्यादा एकदम नहीं पढ़ना है। नहीं तो इसको आपको रटने में आपको याद भी तो करना पड़ेगा ना, मेरे पढ़ा देने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। ठीक है, आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना भाई। तो आप इतना समझ गए कि एक्सरे किरण क्या चीज होते हैं, डिफ्रैक्शन क्या चीज होते हैं। अब हमको एक बात समझना है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम लोग नीचे में। जैसे यहाँ पर कोई एक, हमारे पास यहाँ पर छोटा छोटा जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कोई हमारे पास क्रिस्टल है। क्रिस्टल जो होता है क्या चीज होता है? परमाणु, अणु या आयन से मिल करके बने होते हैं हमारे पास क्रिस्टल। या तो परमाणु से या अणु से या आयन से मिल करके बने होते हैं। ठीक है बच्चों। अगर इस पर कोई हमारे पास जब लाइट आपतित होती है, मतलब लाइट को जब इस पर दिया जाता है, तो क्या करेगा? ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और कुछ लाइट को बाहर डिटेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो ये होगा हमारे पास परावर्तित किरण होगा, जो आया लाइट आपतित किरण, और इस अणु से टकराने के बाद, मॉलिक्यूल से टकराने के बाद कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे बच्चों ये बाहर निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास लाइट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास होगा परावर्तित किरण होगा। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या होते हैं और परावर्तित किरण क्या होते हैं। क्लियर हो? चलिए अब आगे देखते हैं। और आगे इंपॉर्टेंट है ना, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, नीचे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उसी को हमको पढ़ना है। ठीक है। हाँ, ये पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक ये है आज का। ब्रैग का समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए पहले डायग्राम को थोड़ा से समझते हैं और थ्योरी को भी। माना कि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोई एक वर्णी प्रकाश लाइट यहाँ से कोई मॉलिक्यूल पर जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, अभी मैं सबको बताऊंगा आपको, काफी अच्छा है देखिएगा, है ना। ब्रैग का समीकरण है, ब्रैग का समीकरण है। मान लीजिए एक वर्णी प्रकाश की किरण एक्स, ध्यान से समझिए ना, तब आपको समझ में आएगा, बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये कोई लाइट है, एक्स रे लाइट है, एक्स लाइट है, यहां से कोई लाइट जा रहा है, इसका नाम है एक्स मान लो। ठीक है। जिसका वेवलेंथ जो होगा लेमडा होगा, उनका इकाई मान लीजिए लेमडा है। जालक तल,
यहाँ पर जो हमारे पास जो क्रिस्टल का जो लाइन है, प्लेन है, वो हमारा ए बी है। मान लीजिए आपका ए बी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। कोई हमारे पास जो जालक बिंदु होगा वो क्या है हमारे पास ए, और क्या है बच्चों मेरे पास बी है। क्लियर हो? अब देखते हैं इस पर थीटा कोण पर आपतित हो रहा है। ये देखिए, जैसे ही हमारे पास ये जालक बिंदु है, कोई लाइट टकराया है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी एक पहला लाइट है, वेवलेंथ इनका पहला है, लाइट टकराया तो यहाँ पर थीटा कोण बना। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, अधिकांश एक्सरे किरण जिसमें बिना दिशा परिवर्तित के गुजर जाता है, लेकिन कुछ किरण, एक्सरे किरण जालक बिंदु पर स्थित कणों से टकराता है और परावर्तित हो जाते हैं। परावर्तित मतलब उसका जो मार्ग होगा चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लाइट टकराया, फिर टकराने के बाद यहाँ निकल रहा है। ठीक है, कणों द्वारा जो स्कैटरिंग हो रहे हैं, प्रकीर्णन हो रहे हैं, प्रत्येक दिशाओं में होता है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टकराया तो इधर स्कैटरिंग, यहाँ पर टकराया तो इधर स्कैटरिंग। ओके, दो तरंगों का अगर जो तरंग है, दो प्रकार की तरंग है, मान लीजिए वेवलेंथ वन और वेवलेंथ सेकंड। ठीक है, इसको मान लीजिए एल, इसको मान लीजिए ओ मान लीजिए। क्लियर? तो जालक तल है ए बी, आप देख पा रहे हैं ए और बी, और दूसरा है सी और डी पर जालक बिंदु एम। एम देखिए, जालक बिंदु का केंद्र क्या होगा एम, और दूसरा का क्या होगा पी। कड़ों पर थीटा कोण बन रहा है, आपतन हो रहा है, और थीटा कोण से प्रकीर्णन दिखाया गया है। ठीक है, आपतन कोण एवं परिवर्तन कोण दोनों ही थीटा बराबर होने पर ही एम और पी का स्थित कड़ों द्वारा किरणों का जो प्रकीर्णन के पश्चात अध्यारोपण द्वारा उच्चतम तीव्रता या प्रबलन प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं डायग्राम को, बहुत ध्यान से समझिए, क्लियर करेंगे, माइंड में क्लियर करते जाइए बच्चों। देखिए, हमारे पास कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए ए बी है, सी डी है, और डी और सॉरी ई और एफ है। इस पर कोई बिंदु है, जालक बिंदु ए डॉट 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 करके दिखा रहा है, और दो क्रिस्टलों का जो बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों डी है मान लीजिए। क्लियर हो? मान लो हमारे पास दो लाइट आपतित करा रहे हैं, कुछ लाइट परावर्तित होंगे, बाहर क्यों निकल रहे हैं ऐसे। तो जो पहला वेवलेंथ, दूसरा वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य है, उन पर थीटा कोण बन रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लियर थीटा कोण दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्लियर हो? और जो बाहर निकल रहे हैं वहां भी थीटा कोण मान लीजिए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास अब जो तल होगा ए बी और सी डी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी है, ए और यहां पर क्या है बी, सी या फिर क्या है हमारे पास डी है, से किरण से परिवर्तन के पश्चात, मान लीजिए परिवर्तन कैसे हुआ, देखिए ये आपतित हो गया और निकलने के बाद जो परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन मतलब जो निकल रहा है, के पश्चात अध्यारोपण के लिए आवश्यक है कि वे कला मतलब ऊपर की ओर है ना, कला में हो। कला में होने के लिए शर्त यह है कि किरण का जो पथ अंतर है, पथ का मतलब पथ डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के होंगे, अर्थात जो तरंग होंगे सेकंड द्वारा तरंग पहला की अपेक्षा चली गई अतिरिक्त जो दूरी होगा, उनके वेवलेंथ लेमडा का पूर्ण जो गुणांक होगा उनको हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर आप यहाँ दो चार लाइन नहीं लिख सकते बच्चों, तो आप यहां तक बस लिख लीजिएगा, यहां तक, इतना तो आपको समझ में आ गया। आप कुछ भी नहीं करना है, आपको जितना ये डायग्राम में दिया हुआ है ना, उसी को ऊपर में लिखा गया है। समझ रहे हैं मेरे भाई? अब ये जो डॉट बता रहे हैं इनका केंद्र बिंदु है, और ये भी आपका केंद्र बिंदु है, और इनका यहाँ भी केंद्र बिंदु हो सकता है। अगर आप मानेंगे तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चित्र अनुसार हमारे पास जो पथ अंतर है ओपी क्यू। देखिए ओपी क्यू, यहां पर देखिए ओ, और यहां पर है पी, और यहां पर है क्या है क्यू है। वैसे यहां पर क्या होगा एल एम और एन। समझ रहे हैं पथ कैसे, पथ का मतलब लाइट कैसे आया, पथ को बताओ ना भाई। ओ पी क्यू, वैसे इसके लिए क्या होगा एल एम एन। क्लियर हो? अगर क्लियर समझ में आ रहा है, लाइक का बटन दबाइए बच्चों, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इतना आप बता दे रहे हैं तो नो डाउट समझ में आएगा। मजे की बात यह है कि ये सीक्वेंस से वीडियो आपको मिलेगा। तो जो पथ अंतर है, दोनों के बीच में जो अंतर देखेंगे हम लोग ओ पी क्यू है, और माइनस में एल एन एन कहेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे ओ पी क्यू में क्या क्या जो बिंदु है, रेखा है, उनको हम लोग चेक करेंगे। ओ आर है हमारे पास, ओ है यहां पर देख पा रहे हैं ओ है, और यहां पर क्या है हमारे पास एक बिंदु है आर मान लीजिए यहां पर। ठीक है, और क्या है आर और पी है, ये देखिए ये आर और ये क्या है पी है, दूसरा रेखा मिला। और तीसरा क्या है हमारे पास पी, और क्या है हमारे पास एस मान लीजिए, और लास्ट है बच्चों
एस और क्यू। ये देखिए यहां से ना ये क्या हो रहा है, यहां से जब लाइट आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ओ, एक रेखा मान लीजिए ना जहां पर दोनों के अंतर को हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर थीटा बना और यहाँ पर भी थीटा बना, मान लीजिए बना ना, तो यहाँ पर जो थीटा कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक रेखा निरूपित कर दिया गया, यहाँ आर है और यहाँ पर एस है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक बार थोड़ा सा मिटा के आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहां पर क्या होगा, ओ लिखेंगे, आर लिखेंगे, और आर और पी लिखेंगे, पी और एफ लिखेंगे, एस और क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। क्लियर हो? तो यहां पर हमको पूरा क्लियर समझ में आ गया इनका जो रेखा है। वैसे हम लोग क्या देखेंगे, एल और एम, यहां पर आप देख पा रहे हैं एल है और एम है, और अगला क्या है हमारे पास, एम और क्या होगा, एन होगा। क्योंकि हम नीचे ऊपर के लिए ऐसे थीटा कोण तो बता दिए, लेकिन ऐसे नीचे में जो डिफरेंट दिखा रहे हैं स्कैटरिंग के बाद ऊपर में नहीं दिखाया गया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एल एम और प्लस एम और एन। क्लियर हो? अब बच्चों एक बात हम लोग समझते हैं, एल और एम किसके बराबर है, एल एम, देखिए एल एम कहाँ है, यहां पर है। एल और एम किसके बराबर है, ओ और किसके बराबर है, आर के। ये देखिए एल एम किसके बराबर होगा, ओ और आर के। ऐसे आप मैथ्स में पढ़े होंगे 10th क्लास में, जो आपने रेखागणित पढ़ा है ना, वहां पर जैसे एल और एम किसके बराबर होगा, ओ और किसके बराबर होगा, यहाँ पर आर के बराबर होगा। क्लियर हो बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, जरूरत पड़ेगा लेंगे। एम एन किसके बराबर है बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। एम एन कहाँ है पहले खोजिए। ये जो एम और एन है किसके बराबर होंगे बताइए जरा, एस और क्या के बराबर होंगे, क्यू के। क्लियर हो? देखिए एम एन एस क्यू दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं आर पी बराबर लिख सकते हैं पी एस लिख सकते हैं, आर पी पी एस के बराबर है। आर पी देखो, आर पी पी एस के बराबर है, समझ रहे हैं, सबके मान को बराबर कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एमपी, ये एमपी के भी बराबर हैं, तो लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि थीटा बना है। और साइन थीटा का मान देखे बच्चों, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, डी है। जो अंतर है यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, डी है बच्चों। मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, डी है। क्लियर हो? अब देखते हैं पथ अंतर समझते हैं, तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। पथ अंतर है आपका आर पी प्लस पी, पी एस, आर पी, आर और पी, अंतर क्या हो गया, पी और एस, चेंज हो गया ना, देखो ना यहां से आया, ये चेंज हो गया ना मेरे भाई, इतना तो आप समझिए जी। क्लियर हो? और देखते हैं यहां पर जो अंतर है दोनों का, ये भी हमारे पास इसका भी मान डी एस होगा, और सॉरी डी साइन होगा, साइन से हम लोग बताएंगे डिस्टेंस को यहाँ पर। और यहाँ पर पी एस इसका भी मान डी है, डी का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है। और साइन थीटा, साइन जो थीटा है उनको हम लोग साइन से दर्शा रहे हैं। ठीक है, थीटा जो इनका एंगल है, एंगल के लिए साइन का यूज कर रहे हैं। साइन थीटा एंगल, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो थीटा है। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2D, टू दो बार डी है, 2D साइन थीटा। क्लियर हो? समीकरण एक और दो को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, तो एक और दो देख लीजिएगा समीकरण हमारे पास। अच्छा, तरंग एक और दो के कला, इन फेस के लिए, फेस कहेंगे इनको, कला मतलब फेस। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पहला फेस है और ये दूसरा, यहाँ लिखा है ना वेवलेंथ पहला, वेवलेंथ दूसरा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पथ अंतर एन मान लीजिए, इसके जो पद जो चेंज हो रहे हैं उनको क्या मान लीजिए, एन। और एन का वैल्यू क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। पद का जो अंतर है वो क्या लिख सकते हैं, एम लैम्डा, एन लैम्डा। क्लियर हो? इस समीकरण को ब्रैक समीकरण कहते हैं बच्चों, यहां तक आपको लिखना है। ठीक है, और इधर जो दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा ब्रैक समीकरण के लिए दो महत्वपूर्ण उपयोग है। तो ये ब्रेक एक्सरे जो होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर पर कैसे हम लोग इनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप इनको चाहें बच्चों तो थोड़ा सा आप कोशिश करें, प्रायोगिक विधि है, दो इनका विधि है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इनका दो तरह से हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एक विधि को आप इनको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, मैं दूसरा विधि आपको बताऊंगा ना, लव मेथड है ना, यहाँ पर लव मेथड है और यहाँ पर है हमारे पास एक और होगा पाउडर मेथड। ये दोनों मेथड को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो? ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मेथड को हम लोग समझेंगे। एक वीडियो अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये आपको एमएससी में भी मिलेंगे।
और ऊपर भी आप पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए ये सब मिलेंगे। क्लियर हो? देखिए जैसे थोड़ा सा डायग्राम को समझाता हूँ। एक्सरे किरण कोई ट्यूब पर पड़ा और यहाँ पर कोई एक लगा हुआ है, यहाँ पर सिस्टम, जहाँ पर ये लाइट टकराया फिर आगे यहाँ पर भेज रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, चिन्हांकित घूर्णिक टेबल है जो उनको घूर्णा कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ब्रेक्स जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये आपको मिलेगा स्पेक्ट्रोमीटर में। लेकिन ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ब्रैग्स समीकरण है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप पढ़ें, ठीक है, जो काम का है उनको पढ़ें। इधर को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किसको पढ़ना है। और तो ये पहला हमारा लेक्चर है बच्चों, इनको आपने समझा, देखा होगा कि कैसे हमारे पास ब्रैक्स इक्वेशन, ब्रैक्स समीकरण बनाए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा। दोस्तों चैनल में नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा भाई। और आगे भी आपका फ्यूचर में इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। थर्ड सेमेस्टर जाएंगे, आगे सेमेस्टर जाएंगे तो सबके लिए फायदा होने वाला है। तो बच्चों धूम मचा के पढ़िए, मेहनत करिए, यही आपकी जिंदगी को बदलेगा। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उनको कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को बात करने के लिए थैंक यू।